एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। इन तीनों मूवीज असुरन, कर्णन और जय भीम के बीच में क्या कॉमन है? और अगर आपने ये मूवीज नहीं देखी हैं तो मे बी यू कैन वॉच देम। असुरन एक दलित फार्मर की कहानी है जो अपने परिवार को कास्ट वायलेंस से बचाने के लिए लड़ता है। कर्णन उस इंसान की कहानी है जो पुलिस ब्रूटैलिटी और सोशल एक्सक्लूजन को चैलेंज करता है। और जय भीम एक लीगल बैटल दिखाता है जहां एक ट्राइबल वुमन जस्टिस के लिए सरकारी सिस्टम को कोर्ट में चैलेंज करती है। इन तीनों मूवीज का कॉमन थ्रेड है अ फाइट फॉर डिग्निटी एंड इक्वालिटी, एंड ये एक अंडरलाइंग सोशल मूवमेंट और इंडिविजुअल के आइडियाज से इंस्पायर्ड है। ये वही इंडिविजुअल थे जिन्होंने आज से लगभग 100 साल पहले विमेन राइट्स पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए कि हर औरत को हक होना चाहिए कि वो डिसाइड कर सके कि उसे माँ बनना भी है या नहीं, और अगर बनना है तो कब बनना है। और जो सोसाइटी उसे ये डिसाइड करने का राइट नहीं देती, वो सोसाइटी महिलाओं को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन बना के रखती है। विमेन्स एजुकेशन पर उन्होंने कहा था कि सबसे पहले अपनी लड़कियों को एजुकेट करो, उन्हें पढ़ने और सोचने का मौका दो, तभी तो हम समाज से असली गुलामी को मिटा पाएंगे। और महिलाओं के प्रॉपर्टी पे राइट या अधिकार को लेके उन्होंने कहा था कि सिर्फ मर्दों को ही प्रॉपर्टी राइट्स क्यों मिले। अगर इक्वालिटी की बात करते हैं तो हर चीज में बराबरी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी राइट्स। सो कौन थे ये शख्स जिनके आइडियाज ने तमिल मूवीज से लेके विमेन राइट्स के इश्यूज से लेकर साउथ इंडियन पॉलिटिक्स सबको शेप किया ओवर द लास्ट 100 years? He was Erode Venkata Ramaswamy Naikar, in short ईवी रामास्वामी, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। बट हु वाज पेरियार? पेरियार 1879 में मद्रास के इरोड शहर में पैदा हुए थे इन अ स्मॉल ट्रेडिंग फैमिली जो नाइकर कास्ट को बिलोंग करती थी। एंड यंग पेरियार की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इवॉल्व होना चालू हुई 1904 के अराउंड, जब वो एक रिलीजियस पिलग्रिमेज पे मद्रास से बनारस आए टू विजिट द होली साइट ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल। बट पवित्र और होली माने जाने वाले बनारस शहर की हालत देखकर वो शॉक्ड रह गए, जहां उन्होंने सड़क पर भीख मांगते हुए लोगों को देखा, गंगा में तैरती हुई लाशों को देखा। बट इससे भी ज्यादा शॉक्ड वो तब रह गए जब उन्होंने भूख लगने पर पास ही के घाट पर जाकर फ्री लंच सेवा से खाना लेने की कोशिश की, तो उन्हें एंट्री ही डिनाई कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो सेवा सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए थी और रामास्वामी ब्राह्मण कास्ट के नहीं थे। इस काशी विजिट ने पेरियार को बहुत डिसअपॉइंट किया और इसके बाद उनका झुकाव कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट और रिलीजन से हटकर एथिज्म की तरफ बढ़ता चला गया। एंड 1919 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, एंड जब 2 साल बाद गांधी जी की लीडरशिप के अंडर कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट एक नेशन वाइड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया, तब पेरियार ने मद्रास में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। उन्होंने खादी को प्रमोट किया, लिकर शॉप्स को बंद कराया, कई मास बॉयकॉट मूवमेंट्स को लीड किया ताकि गांधी जी का स्वदेशी का मैसेज सब तक पहुंचे। और साथ ही साथ उन्होंने एंटी कास्ट रिफॉर्म्स के लिए भी बहुत जोर लगाया। एंड 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के एंड होने के बाद उन्होंने केरला में 1924 में वाइकॉम सत्याग्रह में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इस टाइम पर वाइकॉम टेम्पल में और कई और साउथ इंडियन टेम्पल्स में दलित्स को एंटर करने का राइट नहीं था। वाइकॉम में तो दलित्स को टेम्पल के अराउंड की रोड्स को यूज करने का भी राइट नहीं था, क्योंकि दलित्स को कास्ट सिस्टम के बिलीव्स के अकॉर्डिंग पोल्यूटेड या दूषित समझा जाता था। एंड वाइकॉम टेम्पल और इसके आसपास की रोड्स अपर कास्ट के यूज के लिए ही रिजर्व रखी गई थी। एंड वाइकॉम सत्याग्रह इसी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस के अगेंस्ट था। एंड गांधी जी ने भी वाइकॉम सत्याग्रह को अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया, लेकिन ग्राउंड पर पेरियार ने तमिलनाडु से लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इस मूवमेंट के सपोर्ट में मोबिलाइज किया। उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्पीचेस दी विद स्लोगन्स लाइक डाउन विद अनटचेबिलिटी एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल कास्ट। और इस मूवमेंट में विमेन पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए पेरियार ने अपनी वाइफ और अपनी बेटी दोनों को वाइकॉम प्रोटेस्ट में एक एक्टिव रोल प्ले करने के लिए कहा, ताकि और विमेन को भी इंस्पायर किया जा सके कि वो खुद आगे आकर अपने राइट्स के लिए लड़े। उनका रोल वाइकॉम सत्याग्रह में इतना इंपॉर्टेंट था कि पुलिस ने उन्हें 40 डेज से ज्यादा के लिए जेल में बंद कर दिया था। एंड इवेंचुअली
उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्हें एक टाइटल दिया गया था, वायकॉम वीरियर का, यानी वायकॉम के वीर का। लेकिन वायकॉम सत्याग्रह की सक्सेस के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया, क्योंकि इस समय पर कांग्रेस के अंदर के ही कास्ट बायसेस खुलकर सामने आ रहे थे। और इसका एक एग्जाम्पल था स्कूल में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का। एक्चुअली गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट स्लोगन था स्वदेशी या सेल्फ सफिशिएंसी। एंड इस स्लोगन के चलते उन्होंने एक कॉल दी थी कि इंडियंस अपने बच्चों को ब्रिटिश रन स्कूल्स में पढ़ने ना भेजें। इंडियंस अपने स्कूल बनाए जहां पर वो अपने बच्चों को पढ़ने भेजें, और इसके लिए कांग्रेस कुछ चंदा भी देगी उन स्कूल्स को जो इंडियंस खुद बनाएंगे। इसी स्वदेशी इनिशिएटिव के चलते मद्रास के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में एक स्वदेशी स्कूल या गुरुकुल बनाया वीवीएस अय्यर ने। एंड इस स्कूल को कांग्रेस ने 10,000 रुपए की फंडिंग देने का एक अश्योरेंस भी दिया। लेकिन जब पेरियार को पता चला कि इस गुरुकुल में ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स को अलग अलग खाना दिए जाने का प्रोविजन किया गया है, तो उन्होंने स्कूल से अपने डिसीजन को रिकंसिडर करने की रिक्वेस्ट की और कहा कि ये जाति के आधार पर बच्चों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन बंद होना चाहिए, और जब तक ये नहीं होता तब तक कांग्रेस को इस स्कूल को फंड नहीं देना चाहिए। और इस समय पर पेरियार की बात का काफी वेट था। क्योंकि 1921 से 1925 तक पेरियार ने मद्रास कांग्रेस कमेटी में कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ मद्रास कांग्रेस प्रेसिडेंट होल्ड की थी। तो जाहिर है कि पेरियार के व्यूज की अपनी इंपॉर्टेंस थी। लेकिन उनके ऑब्जेक्शन के बावजूद कांग्रेस ने उस स्कूल को थोड़ा पैसा रिलीज कर दिया। स्कूल इवेंचुअली बंद तो हो गया, लेकिन तब तक पेरियार कन्विंस हो चुके थे कि कांग्रेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने को लेकर बहुत सीरियस नहीं है। एंड पेरियार इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कई और कारणों से, जैसे कि 1921 से 25 तक उन्होंने कई बार डिमांड रेज करने की कोशिश की कि कांग्रेस को बैकवर्ड कास्ट के लिए आवाज उठानी चाहिए और ब्रिटिश हुकूमत से इन कास्ट ग्रुप्स के लिए एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन की डिमांड भी करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने यह डिमांड कभी नहीं उठाई। एंड इन सभी कारणों की वजह से 1925 में पेरियार ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। एंड कांग्रेस से रिजाइन करने के बाद उन्होंने अपनी सारी एनर्जी लगा दी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को लॉन्च करने में। और इस मूवमेंट का स्लोगन था कि बिफोर सेल्फ रूल मस्ट कम सेल्फ रिस्पेक्ट। और हमें इस स्लोगन को थोड़ा डिटेल में समझना चाहिए। एक्चुअली पेरियार ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लेके एक इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि ऐसी आजादी का क्या मतलब है जहां लोगों को समान इज्जत का अधिकार भी ना हो, जहां लोगों को जाति के आधार पर या फिर जेंडर के कारण या फिर अपने काम या अपने प्रोफेशन के कारण डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े। इसीलिए पेरियार ने कहा कि सेल्फ रूल के पहले हमें सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करनी चाहिए, या जो समाज अपने लोगों को समान इज्जत का अधिकार ही नहीं दे सकता उससे स्वराज की बात करना यूजलेस है। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के अंदर पेरियार ने कई पब्लिक रैलीज ऑर्गेनाइज करी और कई पब्लिक स्पीचेस भी दी, जिसके अंदर उन्होंने हमेशा कास्ट सिस्टम को तोड़ने की और सुपरस्टिशन से लड़ने की नीड को स्ट्रांगली एम्फसाइज किया। एंड इस समय पर उन्होंने कई इनोवेटिव मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट भी इन्वेंट किए, जैसे कि उन्होंने पब्लिक गैदरिंग्स में मनुस्मृति को जलाने का एक रिचुअल चालू किया। अकॉर्डिंग टू हिम मनुस्मृति एक एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट था जो कास्ट सिस्टम की प्रैक्टिस को और महिलाओं, शूद्रास एंड लोअर कास्ट के मिसट्रीटमेंट को जस्टिफाई करता था। और मद्रास में उन्होंने कई और टेंपल एंट्री मूवमेंट्स को भी लॉन्च किया। एंड 1928 के बाद मद्रास में पेरियार ने एक नया सिस्टम ऑफ मैरिज इंट्रोड्यूस किया कॉल्ड एज सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस। एंड पेरियार का कहना था कि शादी या मैरिज कराने के लिए किसी ब्राह्मण प्रीस्ट की या किन्हीं मंत्रों की कोई जरूरत नहीं है, बस पार्टनर्स की कंसेंट या मर्जी होनी चाहिए एंड सामाजिक गवाह या सोशल विटनेसेस होने चाहिए। एंड ये सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस एक तरह का सिस्टम थे जिसके अंडर इंटरकास्ट मैरिजेस, जिनके अंदर विडो रीमैरिजेस को पेरियार ने एक्टिवली प्रमोट किया। एंड इन सब सोशल मूवमेंट्स के अलावा
पेरियार कई मायनों में द्रविडियन और तमिल लैंग्वेज और कल्चर के ब्रांड एम्बेसडर बन के भी उभरे, क्योंकि 1930s में तमिल कल्चरल कॉन्फ्रेंसेस में पेरियार ने कई बार पॉइंट आउट किया कि तमिल भाषा हजारों साल पुरानी है और इस पे लोगों को गर्व होना चाहिए। उन्होंने द्रविडियन और आर्यन रेस थ्योरी को भी प्रमोट किया एंड आर्ग्यू किया कि द्रविडियन लोग, जिनमें तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु और मलयाली बोलने वाले लोग शामिल हैं, असल में भारत के मूल निवासी हैं या ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ द लैंड हैं, जबकि सो कॉल्ड आर्यंस जो नॉर्थ से आकर इन द्रविडियन लैंड्स पर बस गए हैं, उन्होंने अपने वैदिक धर्म और संस्कृत लैंग्वेज के जरिए द्रविडियंस पर एक कास्ट हायरार्की और कास्ट सिस्टम को इम्पोज कर दिया है। एंड पेरियार के लिए तमिल लैंग्वेज द्रविडियन आइडेंटिटी की सोल थी, लेकिन उनके लिए ये मूवमेंट सिर्फ तमिल स्पीकर्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं था। कन्नड़ा, तेलुगु एंड मलयाली स्पीकर्स भी इस शेयर्ड द्रविडियन आइडेंटिटी के पार्ट थे। बट इस समय पर एक ऑब्वियस क्वेश्चन उठता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का और पेरियार के आइडियाज का इंडिया की पॉलिटिक्स और पॉलिसीज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। एक्चुअली सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के आइडियाज का 1930s से 1940s के बीच में ही एक पावरफुल फोर्स की तरह राइज हो चुका था एंड इन आइडियाज ने एक पॉलिटिकल पार्टी के राइज को भी सपोर्ट किया था, द्रविडार काज़गम, इन शॉर्ट डीके। एंड दो पेरियार खुद इस पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपना फोकस सोशल इश्यूज पर ही सेंटर रखा था। लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी डीके से निकले कई पावरफुल लीडर्स लाइक सीएन अन्नादुराई, जिन्होंने 1949 में डीएमके को स्टैब्लिश किया एंड डीएमके ने पहली बार 1967 में कांग्रेस पार्टी को हराकर तमिलनाडु में अपना चीफ मिनिस्टर बनाया। एंड द्रविडियन मूवमेंट के इन आइडियाज का इम्पैक्ट तमिलनाडु में 1960s के एंटी हिंदी एजिटेशंस में भी देखा गया, जिन्होंने द्रविडियन नेशनलिज्म को और स्ट्रेंथन किया। इसी समय पर 1960s में तमिलनाडु ने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज मानने से मना कर दिया और एक 2 लैंग्वेज सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिसमें तमिलनाडु में 2 ही लैंग्वेजेस, तमिल एंड इंग्लिश, को ऑफिशियल वर्क और एजुकेशन के लिए अडॉप्ट किया गया। बट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ने सिर्फ द्रविडियन पॉलिटिक्स को ही नहीं, द्रविडियन पॉलिसी मेकिंग को भी डीपली इंपैक्ट किया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु इंडिया का वो पहला स्टेट बना 1956 में ही जिसने एक मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया स्कूल्स में। आइडिया ये था कि इस स्कीम के थ्रू स्टूडेंट्स को स्कूल आने के लिए मोटिवेट किया जाए एंड इंश्योर किया जाए कि उन्हें स्कूल्स में ही एडिक्वेट न्यूट्रिशियस फूड इन द फॉर्म ऑफ अ गुड लंच मिल जाए। इससे बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस भी बढ़ेगा और स्कूल से बच्चों का ड्रॉप आउट भी कम होगा। एंड सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर्स ऑफ तमिलनाडु कटिंग अक्रॉस पॉलिसी लाइंस, चाहे वो कांग्रेस के कामराज हो या एमजी रामचंद्रन हो या जयललिता हो या करुणानिधि हो, सभी ने इस स्कीम को एक्टिवली सपोर्ट किया। इनफैक्ट ये स्कीम इतनी सक्सेसफुल रही कि इवेंचुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस स्कीम को अपनाया और नेशनल लेवल पर इंप्लीमेंट किया। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एंड द्रविडियन पॉलिटिक्स के आइडियाज का एक और इम्पैक्ट तमिलनाडु के रिजर्वेशन पॉलिसीज पर भी देखा गया। एंड तमिलनाडु ने 1972 तक ही स्टेट में एक रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी थी, जिसके अंडर बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन में 69% तक रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज को तोड़ा जा सके। बट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के आइडियाज का इम्पैक्ट सिर्फ मिड डे मील स्कीम या रिजर्वेशन पॉलिसी तक ही लिमिटेड नहीं था। इनफैक्ट इसका एक और मेजर इम्पैक्ट था ऑन द इशू ऑफ मैटरनल हेल्थ या ऑन द इशू ऑफ हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। कैसे? एक्चुअली सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के अंडर 1930s में ही डॉक्टर मुत्तलक्ष्मी रेड्डी ने फ्री मैटरनिटी हॉस्पिटल्स स्टैब्लिश करना चालू कर दिए थे। एंड इंडिपेंडेंस के बाद तमिलनाडु इंडिया के उन पहले स्टेट्स में से एक था जिसने एक कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रेग्नेंट विमेन को इंट्रोड्यूस किया था। इस स्कीम का नाम था मुत्तलक्ष्मी मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। एंड इस स्कीम के अंडर प्रेग्नेंट विमेन को उनकी पहली 2 डिलीवरीज के लिए एक कैश असिस्टेंस ऑफ 300 रुपीज प्रोवाइड किया जाता था, ऑन द कंडीशन कि वो हॉस्पिटल आकर अपनी डिलीवरी कराएं। आइडिया ये था कि इफ विमेन विल डिलीवर देयर चिल्ड्रन इन हॉस्पिटल्स, तो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के ड्यूरेशन में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगी, इंप्रूविंग बोथ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। एंड ये स्कीम इतनी सक्सेसफुल रही इन रिड्यूसिंग कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी कि 20 साल लेटर
इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशन वाइड स्कीम लॉन्च की बेस्ड ऑन द सेम आइडिया कॉल्ड एज द जननी सुरक्षा योजना। आज मोर देन 40 इयर्स हो चुके हैं जब से तमिलनाडु इस स्कीम को कंटिन्यूअसली इंप्लीमेंट कर रहा है एंड इस स्कीम के अंडर कैश बेनिफिट्स और कई अदर बेनिफिट्स प्रेग्नेंट विमेन को पहली 2 डिलीवरीज के लिए एक्सटेंड किए जाते हैं। एंड इसका इम्पैक्ट ये रहा है कि तमिलनाडु का मैटरनल डेथ रेट या जिसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है वो आज है कुछ अराउंड 53 पर 1 लाख डिलीवरी, जो कि कई नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार एटसेट्रा से मच बेटर। इनफैक्ट अगर आप उत्तर प्रदेश का आज का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का डेटा देखें जो कहीं 120-130 के अराउंड है, वो तमिलनाडु के 2008 के मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो कि अराउंड 97 था उससे आज भी ज्यादा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि तमिलनाडु की जो ये मैटरनल हेल्थ के एरिया में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, ये कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एंड द्रविडियन पॉलिटिक्स के आइडियाज का ही आउटकम है। बट कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये कोई वेलफेयर स्कीम्स थोड़ी है। इनफैक्ट तमिलनाडु स्टेट इतने सालों से बस रेवड़ी बांट रहा है एंड इवेंचुअली ये तमिलनाडु स्टेट को फाइनेंशियली बैंकरप्ट कर देगा। लेकिन तमिलनाडु के बारे में ये लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट काफी मिस इन्फॉर्म्ड है, क्योंकि इन सारी वेलफेयर स्कीम्स ने एक्चुअली तमिलनाडु को एक हेल्दी, एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड की है, जिसने तमिलनाडु की इकोनॉमिक सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज और कई सालों से तमिलनाडु जीडीपी टर्म्स में इंडिया के टॉप 2 या 3 स्टेट्स में कंसिस्टेंटली रहा है और जीडीपी पर कैपिटा के बेसिस पर बड़े स्टेट्स में तमिलनाडु नंबर 1 है। फॉर एग्जाम्पल 2023-24 की जीडीपी एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग तमिलनाडु की पर कैपिटा इनकम है लगभग 3.3 लाख रुपीस पर पर्सन पर ईयर। एंड तमिलनाडु के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश की जीडीपी पर कैपिटा आधे से भी कम है एट अराउंड 1.2 लाख रुपीस पर पर्सन पर ईयर। या आप और स्टेट्स को भी देखें, मध्य प्रदेश जहां 1.4 लाख है या राजस्थान जहां 1.7 लाख है। तो ये डेटा क्लियरली बताता है कि वेलफेयर स्कीम्स ने तमिलनाडु को फाइनेंशियली बैंकरप्ट नहीं किया। इनफैक्ट तमिलनाडु की इंडस्ट्रीज ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करती हैं, ना सिर्फ तमिल्स के लिए बट रेस्ट ऑफ इंडियंस के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में कई ऑटोमोबाइल जायंट्स जैसे कि हुंडई, निसान, रेनॉल्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं एंड होसूर में एक मेजर इलेक्ट्रॉनिक हब है जहां पे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि फॉक्सकॉन, डेल और सैमसंग के प्लांट्स हैं। एंड तिरुपुर तो एक टेक्सटाइल का मेजर हब है। फॉर एग्जाम्पल तिरुपुर में 2500 से भी ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स हैं एंड ये शहर अलोन ही अराउंड 8 to 9 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है, जिसमें 60 से 70% ऑफ people employed actually महिलाएं हैं। एंड व्हाट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग इज द फैक्ट कि इन इंडस्ट्रीज में वर्कर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कैन बी फाउंड। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु का स्टेट गवर्नमेंट डेटा बताता है कि स्टेट में रफली अराउंड 12.17 लाख माइग्रेंट वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं, जिसमें उड़ीसा से 2.89 लाख, बिहार से 2.51 लाख, झारखंड से 1.9 लाख, वेस्ट बंगाल से 1.9 लाख और उत्तर प्रदेश से ऑलमोस्ट 1 लाख लोग शामिल हैं। और तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में ही अलोन 1.2 लाख माइग्रेंट वर्कर्स काम करते हैं। सो आज 2025 में कई जगह सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की 100th ईयर एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। बट डू यू थिंक द मूवमेंट हैज एक्चुअली बेनिफिटेड इंडिया ओवर द लॉन्ग टर्म? लेट अस नो in the comments below.